So after completing the executive, we are going to start the legislature. Okay, Nana. So for legislature, we need to understand some things. Like it is in the chapter 5, part 5, chapter 2, from article 79 to article 122. Okay, this is the thing we need to understand. तो सबसे पहले हम लोग को समझना है जो आर्टिकल स्टार्ट होता है 79. सो द आर्टिकल 79 कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. सो फर्स्ट इज द प्रेसिडेंट, द सेकंड इज द काउंसिल ऑफ स्टेट, एंड द थर्ड वन इज द हाउस ऑफ पीपल. So the Lok Sabha, Raj Sabha, and the president is there. Okay. So president is not the member of the house. Okay. Is like parliament में नहीं बैठता. It is an integral part of it because कोई bill law नहीं बनेगा without its assent. ठीक है. लोकसभा आपका पहला चैम्बर है, राज्यसभा पहला चैम्बर नहीं है. लोकसभा इज द फर्स्ट चैम्बर, राज्यसभा इज द सेकंड चैम्बर. मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा का 550. पहले 552 था, 550 हो गया है 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद. 530 स्टेट का है, 20 यूटी का है. तो अभी 545 करंट, 543 करंट एलोकेशन है. ठीक है. 250 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, जिसमें 245 करंट है. 25 साल आपका लोकसभा के लिए, 30 साल राज्यसभा के लिए एलिजिबिलिटी एज है. डायरेक्ट इलेक्शन होता है लोकसभा में, फर्स्ट पास द पोस्ट, केवल जो वहाँ के यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के हिसाब से. नाउ फॉर द इलेक्टेड एमएलएज ऑफ द स्टेट असेंबली, उससे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है. सो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इज द you can say the election methodology of the Rajya Sabha. Proportional representation by single transferable vote, याद रखना है. ठीक है. उसके बाद लोकसभा का नॉर्मल टर्म 5 साल का होता है. राज्यसभा में लिखा हुआ, राज्यसभा का टर्म लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, जो कि आर्टिकल 83 में है. तो 83(1) में है, देयर शुड बी ए राज्यसभा, देयर इज ए काउंसिल ऑफ स्टेट. तो जो आर्टिकल 83(2) है, जो लोकसभा का बात करता है, वो क्या टर्म दिया है, 5 साल फ्रॉम दी फर्स्ट मीटिंग ऑफ द जनरल इलेक्शन. मतलब जनरल इलेक्शन का फर्स्ट मीटिंग के 5 साल बाद स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. और जो आपका लोकसभा है, वो डिसॉल्व कब होगा, प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे, ऑन द पीएम्स एडवाइस, आपका लोकसभा डिसॉल्व होगा. इमरजेंसी एक्सटेंशन समझिए लोकसभा का. अगर 352 के तहत हम लोग इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं, तो आप अनलिमिटेड टाइम जब तक इमरजेंसी रहे तब तक आप कर सकते हैं. ऑन ईयर बाय ईयर आपको उसको पास करना होगा. एक बार में 1 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है. ठीक है. बट वंस से इमरजेंसी विल बी लिफ्टेड ऑफ, यू कैन नॉट एक्सटेंड इट बियॉन्ड 6 मंथ्स. ठीक है. तो नॉर्मल टर्म जो है लोकसभा का 5 साल का है, राज्यसभा का नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन में ठीक है, परमानेंट बॉडी है. 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर हो जाता है. ठीक है. इसलिए आरपीए के तहत उसका जो ये है 6 साल हो जाएगा. तो पावर में सिमिट्री है लोकसभा राज्यसभा में. बेसिकली लोकसभा, जैसे मनी बिल जो है, मनी बिल किस में है, 109 में, वो आप लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. राज्यसभा केवल 14 दिन का डिले कर सकता है बस. उसके बाद है फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1, जो कि 117 में है, वो भी केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है. तीसरा है डिमांड फॉर ग्रांट, वो आर्टिकल 113 है कि लोकसभा ही केवल वोट कर सकता है डिमांड ऑफ ग्रांट पे. तीसरा चीज. चौथा है देयर इज एन एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, जो आर्टिकल 75(3) कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के प्रति. ये भी समझ के रखना है. ठीक है. और नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आएगा तो लोकसभा में आएगा. ठीक है. नेशनल इमरजेंसी का रिवोक भी करना है तो वो लोकसभा में ही पास होगा. समझ गए ना. अगर रिजोल्यूशन लाना है टू डिसअप्रूव द कंटिन्यूएशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन ओनली बी पास इन लोकसभा. एकदम न्यूआंस पॉइंट है, इसको याद रखिएगा. ठीक है. भूल सकता आदमी. ठीक है. उसके बाद आर्टिकल 249, राज्यसभा का क्या पावर है. राज्यसभा इज ए फेडरल गार्डियन. तो आप उसको बोल सकते हैं कि अगर किसी स्टेट सब्जेक्ट में लॉ बनाना है अंडर आर्टिकल 249, तो क्या करेंगे हम, 2/3 ऑफ मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास करेंगे. 2/3 ऑफ व्हाट, 2/3 ऑफ इफेक्टिव नहीं, जो 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग जो होता है, उससे आप रेजोल्यूशन पास कीजिए, स्पेशल मेजोरिटी 1 जो है, और फिर बना दीजिए.
312 है, पार्लियामेंट को हम ऑथोराइज कर रहे हैं कि ऑल इंडिया सर्विस बना दीजिएगा भैया, ठीक है, इसको भी उसी करना होगा। 67 बी में जो अगर वाइस प्रेसिडेंट को निकालना है तो वो इनिशिएट होगा राज्यसभा में ही, लोक जो वो करेगा आपका इससे क्या बोलते हैं 2/3 ऑफ प्रेजेंट वोटिंग से, और इफेक्टिव मेजोरिटी से, शायद इफेक्टिव मेजोरिटी से करेगा। आ, चलिए वो तो आएगा राज्यसभा चेयरमैन, तब देखा जाएगा, ठीक है। तो यूटी जो है आर आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा, दे डू नॉट हैव फुल स्टेटहुड। तो हम लोग बोलेंगे ऐसा नहीं है। दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर तीनों का राज्यसभा मेंबर है, ठीक है। अदर 5 का नहीं है क्योंकि उन लोगों का पॉपुलेशन बहुत कम है। तो यूटी का भी राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। टू बी इलेक्टेड टू द राज्यसभा ए पर्सन मस्ट बी रजिस्टर्ड वोटर इन स्टेट फ्रॉम विच दे आर कंटेस्टिंग। पहले ऐसा था 2003 तक, 2003 के बाद हट गया कि अगर राज्यसभा में आपको खड़ा होना है तो आप कहीं के भी वोटर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह असम और राजस्थान से हुए थे, ठीक है। सीक्रेट बैलेट है कि जो इलेक्शन होता है राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा का सीक्रेट बैलेट से होता है। तो लोकसभा का इलेक्शन सीक्रेट है, जबकि क्रॉस वोटिंग ना हो तो जो राज्यसभा का वोटिंग है वो ओपन बैलेट सिस्टम है, ठीक है। वो भी राज्यसभा इलेक्शन में 2003 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ओपन बैलेट इलेक्शन, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं राज्यसभा के लिए? एक सेकेंडरी है बट सबऑर्डिनेट नहीं है। हम लोग मान रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी लोकसभा से है, जो फाइनेंशियल मैटर है उस पे पावर लोकसभा का है, बट राज्यसभा इज डेफिनेटली सेकेंडरी टू दी लोकसभा। बट हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन में, इवन दो इन इम्पीचिंग एनी जज दे हैव द इक्वल स्टेटस, सो इट इज ए कोऑर्डिनेटिंग चेंबर नॉट ए सबऑर्डिनेट वन, ठीक है। इसकी ऐसा है। दूसरा है कि फेडरल एंकर है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली राज्यसभा को क्रिएट किया था ताकि केवल पॉपुलिस्ट पैशन फॉलो ना हो लोकसभा का, ठीक है, कि यूनियन गवर्नमेंट स्टेट इंटरेस्ट को बुलडोज ना करे, ठीक है, दूसरा चीज। तीसरा क्या है? राज्यसभा इज ए पार्किंग लॉट फॉर डिफीटेड पॉलिटिशियंस, क्रॉनिक कैपिटलिस्ट और पार्टी फाइनेंसर, ये बोल सकता है, ठीक है। लेट्स सिमिलरली अंडरस्टैंड फॉर एसएलए एंड एसएलसी। ओके, सो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज द विधान सभा, एसएलसी इज द विधान परिषद। सो इंटायर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जो स्टेट लेजिस्लेटिव चेंबर है, दे आर द वीकेस्ट लिंक, ओके। तो एसएलसी 6 ही स्टेट में है अभी, वो याद होना चाहिए। पहला है आपका नीचे में आंध्र प्रदेश में आ जाइए, तेलंगाना में आ जाइए, आंध्र प्रदेश तेलंगाना भाई भाई है। ऊपर में यूपी बिहार में आ जाइए, और आपका यहाँ पे महाराष्ट्र में आ जाइए, और देर इज ए कर्नाटका, ठीक है, महाराष्ट्र कर्नाटका, ठीक है। 6 राज्य में एसएलसी है। तो एसएलसी का प्रोविज़न है आर्टिकल 169 में, ठीक है। आर्टिकल 169 क्या बोल रहा है? अगर एसएलए एक रेजोल्यूशन पास करता है कि हमको बनाना है या हटाना है एसएलसी बाय ए स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी उन लोग का वही स्पेशल मेजोरिटी 2 से, तो पार्लियामेंट क्या करेगा उस आफ्टर वो रेजोल्यूशन पास हो, एक एसएलसी बना देगा बाय सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। अब जो पार्लियामेंट्री लॉ है वो जो एसएलसी बनाने के लिए वो ऐड होगा, दैट इज नॉट कंसिडर्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बेसिक एज दैट, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब आर्टिकल 170 और 171, ठीक है। जो एसएलए है, अब एसएलए जो है लोअर हाउस है, एसएलसी अपर हाउस है। इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ 500 है, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 60 से 500 है। इसका आपका लगभग 1/3, मतलब आप बोलिए कितना, 1/3 ऑफ एसएलए है, ठीक है, और 1/6 मेंबर इसका नॉमिनेट होना चाहिए, ठीक है। 40 मिनिमम है, वहाँ पे 60 मिनिमम है, तो 60 से 500, इधर 40 से आपका 1/3 ऑफ जो होगा वो, ठीक है। सिक्किम में आपका जो एसएलए है उसमें एक्सेप्शन, ऐसा नहीं है कि सबका 60 है। सिक्किम में 32 है, मिजोरम में 40 है, गोवा में भी 40 है, तो ठीक है। सिक्किम में 32 है, गोवा और मिजोरम में 40 है, ठीक है।
डायरेक्ट इलेक्शन होता है एसएलए का, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है आपका एसएलसी का, पीआरएसटीवी के हिसाब से, ठीक है। अब एसएलसी का मैथ बहुत सिंपल है। ये आपका दिया हुआ है 171 का आपका इसमें क्लॉज 3 में, ठीक है। जो 1/3 मेंबर है वो लोकल बॉडी सिलेक्ट होगा, 1/3 मेंबर एमएलए से होगा, 1/12 ग्रेजुएट से होगा जो 3 साल से वहाँ रह रहा है, 1/12 आपका वहाँ का टीचर जो 3 साल से वहाँ पढ़ा रहा है, पर सेकेंडरी स्कूल से नीचे का नहीं, ठीक है ना। वैसे नहीं कि प्राइमरी स्कूल का टीचर को उठा लिया, सेकेंडरी स्कूल का टीचर को, ठीक है। आ, ये हो गया। रिमेनिंग 1/6 जो है गवर्नर नॉमिनेट करेगा थ्रू क्लास, ठीक है। हाँ, एब्सोल्यूट पावर क्या है? राज्यसभा वर्सेस लोकसभा में देयर इज अ डेडलॉक, तो जॉइंट सीटिंग का ऑप्शन है इन राज्यसभा वर्सेस लोकसभा, ठीक है। तो जॉइंट सीटिंग आपका 108 में दिया हुआ है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डेडलॉक। बट एसएलए एसएलसी एसएलए में ऐसे नहीं है, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सीटिंग। तो एसएलए के पास सुप्रीम पावर है, मतलब अगर कोई एसएलए ऑर्डिनरी बिल पास करता है और एसएलसी को देता है, एसएलसी के पास 3 महीना का डिले करने का समय है, ठीक है। अगर वो 3 महीना डिले कर दिया, उसके बाद एसएलए उसको फिर पास किया, तो एसएलसी अब उसको 1 महीना ही डिले कर सकता है, ठीक है। मतलब 4 मंथ का डिले पॉसिबल है फ्रॉम द साइड ऑफ एसएलसी, ठीक है, ओवरऑल, ठीक है। सिमिलर टू द सेंटर, एसएलसी हैज नो पावर ओवर मनी बिल। जैसे वहाँ राज्यसभा का कोई पावर नहीं है, यहाँ भी एसएलसी का कोई पावर नहीं है, ठीक है। 14 दिन का सिर्फ डिले कर सकता है। Article 169 alters the structure of state legislature. It requires constitutional amendment under Article 368. नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है दिस मैकेनिज्म को फ्रॉम द रिजिड आर्टिकल 368 प्रोसेस से, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा पार्लियामेंट में, ठीक है। जॉइंट सीटिंग ट्रैप नहीं है आपका एसएलए एसएलसी में। जो क्या, इफ एन ऑर्डिनरी बिल ओरिजिनेट्स इन द एसएलसी, passes goes to SLA and then SLA rejects it, तो it becomes dead immediately। तो एसएलए डोंट वांट टू हैव टू वेट और पास इट अगेन, ठीक है। अगर एसएलए रिजेक्ट किया तो फाइनल है, ठीक है। द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर नॉमिनेट द मेंबर्स टू द अपर हाउस ऑन द एग्जैक्ट सेम ग्राउंड। नहीं, गवर्नर के पास एक्स्ट्रा है कोऑपरेटिव मूवमेंट, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, डायलेटरी चैम्बर है, रिवाइजिंग नहीं है। एसएलसी इज एन एक्सपेंसिव वाइट एलिफेंट। क्या बोलेंगे, केवल ये ऑर्डिनरी बिल को डिले कर सकता है, 4 मंथ का ब्लॉक नहीं कर सकता है। इसके पास ना ही कोई रिवाइजिंग अथॉरिटी है राज्यसभा के जैसे, तो बेकार से चैम्बर है, ठीक है। ये बैकडोर एंट्री है, डिमांड फॉर एवोल्यूशन वर्सेस क्रिएशन। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एसएलसी इज ऑफन ट्रीटेड एज ए पॉलिटिकल फुटबॉल। जैसे आंध्र प्रदेश एसएलसी को एबोलिश किया 1985 में, फिर 2007 में रिक्रिएट किया और फिर रेजोल्यूशन पास किया उसको एबोलिश करने का, ठीक है। लोकसभा स्पीकर मेंबर होता है लोकसभा का, सबसे पहला चीज। दूसरा है कि राज्यसभा स्पीकर, राज्यसभा चेयरमैन मेंबर नहीं होता है राज्यसभा का, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ठीक है। दूसरा, स्पीकर का इलेक्शन आपका उसी के मेंबर्स के बीच से होता है सिंपल मेजोरिटी से, जबकि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन इलेक्टोरल कोलाज है उसका, ठीक है, जहाँ के सारे मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट पार्टिसिपेटेड इन द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ठीक है। ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस, इलेक्टर इलेक्टेड नॉमिनेटेड सब दोनों हाउसेस का, ठीक है। रेजिग्नेशन देता है डेप्यूटी स्पीकर को, पर प्रेसिडेंट डेप्यूटी चेयरमैन को नहीं देगा। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट अपना इसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है। स्पीकर के पास क्या क्या पावर है? आर्टिकल 110 के तहत अगर मनी बिल आएगा, तो मनी बिल को सर्टिफाई करने का काम आपका स्पीकर का ही है, ठीक है। हाँ, कोई एक मनी बिल राज्यसभा में जाता है और प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो स्पीकर उसको इंडोर्स करता है विद सर्टिफिकेट, ठीक है। जॉइंट सीटिंग का बॉस कौन? अगर 108 के तहत जॉइंट सीटिंग बैठ रहा है, प्रेसिडेंट समन किया है जॉइंट सीटिंग, तो उसको प्रिसाइड करेगा स्पीकर, ठीक है। इसके बाद एंटी डिफेक्शन जज क्या है 10th शेड्यूल में, कि अगर स्पीकर डिसाइड कर रहा है किसी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा मेंबर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ठीक है, बट स्पीकर रोल इज मोर पॉलिटिकली वोलेटाइल एंड फ्रीक्वेंटली टेस्टेड। जो एंटी डिफेक्शन वाला है वो स्पीकर ही डिसाइड करेगा, ये है। स्पीकर को निकालोगे कैसे? स्पीकर को निकालने के लिए आप उस समय जो मेंबर है
उसका इफेक्टिव मेजोरिटी लाना होगा, ठीक है। 14 डे प्रायर नोटिस देना होगा और इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करना होगा। इफेक्टिव मेजोरिटी कितना हो गया, टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसीज, उसको कर दो, उससे हाफ से ज़्यादा ले आओ, तो आपका ये हो जाएगा। सिंपल मेजोरिटी हो गया कि 50% ऑफ प्रेजेंट डे एंड वोटिंग, ठीक है। चेयरमैन को हटाने के लिए थोड़ा दिक्कत है, वो पहले उसके लिए आपको इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करना होगा राज्यसभा से, मतलब और सिंपल मेजोरिटी से पास करना होगा लोकसभा से, ठीक है। और उसके बाद अंडर रिमूवल, तो स्पीकर कैन नॉट प्रिसाइड ओवर द हाउस, ठीक है, क्योंकि वो लोकसभा का मेंबर है। ही कैन स्पीक और टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग, और पहला इंस्टेंस पे वो वोट कर सकता है। अगर पर टाई हो गया, बेसिकली है कि स्पीकर फर्स्ट, नॉर्मल डे टू डे बिजनेस में स्पीकर फर्स्ट इंस्टेंस पे वोट नहीं करेगा, ठीक है, न्यूट्रलिटी के लिए जरूरी है। लॉजिक सही समझ में आ रहा है। बट अगर टाई हो जाएगा तो कास्टिंग वोट है स्पीकर के पास, बस ये जानना है, ठीक है। तो रिमूवल प्रोसीडिंग में क्या है, रिमूवल, बट रिमूवल प्रोसीडिंग में पहली बात तो स्पीकर ये नहीं कर सकता है, क्या बोल सकते हैं, प्रिसाइड नहीं कर सकता है। तो प्रिसाइड नहीं करेगा तो कास्टिंग वोट खत्म हो गया, तो फर्स्ट इंस्टेंस पे वो वोट कर सकता है, ठीक है। यही दो नियम है, ठीक है, यही है। स्पीकर प्रो, डू यू नो, ठीक है, यही बेसिक यही है कि अगर नॉर्मल प्रोसीडिंग में वो प्रिसाइड कर सकता है, अपना ही प्रोसीडिंग में वो प्रिसाइड नहीं कर सकता है। नॉर्मल प्रोसीडिंग में वो वोट नहीं देगा फर्स्ट इंस्टेंस पे, रिमूवल प्रोसीडिंग पे दे देगा क्योंकि वो प्रिसाइड नहीं कर रहा है। इसमें कास्टिंग करेगा, कास्टिंग वोट देगा नॉर्मल प्रोसीडिंग में, इसमें नहीं देगा। यही सब है। अ, ठीक है। एब्सेंस वर्सेस वैकेंसी का ट्रैप, देखो बहुत सारा सिंपल सा नियम है, इसमें बहुत सोचने वाला बात है कि दो चीज़ हो सकता है। या तो ऑफिस वैकेंट हो गया, वैकेंट हो गया मतलब पर्सन डाई हो गया, रिजाइन हो गया या रिमूव कर दिया। एब्सेंट हो गया मतलब वो सिक है या लीव पे है, ठीक है। तो अगर एब्सेंट है तो देयर इज ए पैनल ऑफ चेयर, ठीक है, जो कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर एब्सेंट होने पे जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनेंगे, ठीक है। इफ द ऑफिस ऑफ बोथ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर आर वैकेंट, पैनल ऑफ चेयरपर्सन प्रिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है। वैकेंट होने पे पैनल ऑफ चेयरपर्सन नहीं प्रिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा किसी लोकसभा मेंबर को, तब तक के लिए स्पीकर बनो। इसलिए डिप्टी स्पीकर का पोस्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ वैकेंसी, नॉट इन टर्म्स ऑफ एब्सेंसी, ठीक है। देखिए स्पीकर प्रोटम, स्पीकर प्रोटम क्या है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है एक मेंबर को, स्पीकर प्रोटम जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, वो क्या करता है, ये प्रेसिडेंट ही ओथ दिलाता है स्पीकर प्रोटम को। और जो प्राइमरी ड्यूटी है कि वो जो न्यूली इलेक्टेड एमपीज है उसको ओथ दिलाए एंड इनेबल द हाउस टू इलेक्ट द न्यू परमानेंट स्पीकर। तो नया परमानेंट स्पीकर को वंस द न्यू स्पीकर इज क्रिएटेड इलेक्टेड, तो प्रोटम स्पीकर हट जाएगा, ठीक है। लोकसभा डिसॉल्व हुआ तो स्पीकर भी डिसॉल्व हो जाएगा, नहीं। इसमें बेसिकली है कि लोक स्पीकर का पोजीशन रहेगा वो तब तक जब तक पहला मीटिंग ना हो न्यू इलेक्टेड लोकसभा का, ठीक है। स्पीकर का स्पेशल ओथ है, नहीं, कोई स्पेशल ओथ नहीं है, इसका जो सेम है आपका ओथ ऑफ एमपी है वही लेता है स्पीकर भी। सैलरी ऑफ स्पीकर आर वोटेड अपॉन, नहीं, तो उनका इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही चार्ज होता है स्पीकर का, ठीक है। दे आर नॉट सब्जेक्ट टू वोट ऑफ द पार्लियामेंट। If the speaker is absent from joint sitting, the deputy speaker presides. If deputy speaker is absent, then who presides? तो deputy chairman, chairman भाग नहीं लेगा, ठीक है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और इम्यूनिटी को समझिए, 105 और 194 में है, ठीक है। प्रिविलेज क्या है, privilege are the special rights, immunities and exemptions enjoyed by the two houses of the parliament, their committees and their members. Without these, they cannot discharge their functions freely, ठीक है। There are some जो collective privileges, then there are individual privileges. Individual privilege क्या क्या है? First is the freedom of speech, means जो भी बंदा they are not liable to any kind of proceeding, जो भी वो पार्लियामेंट या किसी कमेटी में बोलता है, ठीक है। The freedom is absolute within the wall of the house,
ठीक है। अगर कुछ गलत बोलता है तो हाउस का इंटरनल डिसिप्लिनरी रूल से होगा, ना कि बाहर उसको कुछ दिक्कत होगा, ठीक है। सेकंड इज द फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, मतलब किसी भी मेंबर को आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ये पहला चीज। 40 दिन शुरू होने से 40 दिन बाद में आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो प्रिविलेज किसके लिए है? सिर्फ सिविल केस के लिए है। क्रिमिनल केस में ये नहीं अप्लाई हो रहा है, या प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले केस में अप्लाई नहीं हो रहा है। अगर एमपी कमिट करता है कोई क्राइम, तो पुलिस कैन अरेस्ट देम इवन फ्रॉम द प्रेसिडेंट्स ऑफ द हाउस, बट उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर का परमिशन लेना होगा फॉर द क्रिमिनल जुरिडिक्शन, ठीक है। जूरी ड्यूटी से अगर पार्लियामेंट सेशन में भाग लेना है तो जूरी ड्यूटी को वो ये कर सकता है, ठीक है। एविडेंस या अपियर्स एज अ विटनेस आना है तो पार्लियामेंट सेशन में बहाना देके नहीं आ सकता है, ठीक है। कलेक्टिव प्रिविलेज है कि राइट टू पब्लिश है, तो हाउस अपना रिपोर्ट, डिबेट और प्रोसीडिंग पब्लिश करेगा और किसी को मना कर सकता है फ्रॉम पब्लिशिंग देम, ठीक है। तो 44th अमेंडमेंट जो है रिस्टोर किया द फ्रीडम ऑफ प्रेस टू पब्लिश द ट्रू रिपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स विदाउट प्रायर परमिशन, प्रोवाइड्स इज नॉट ए सीक्रेट सीटिंग। अगर कोई सीक्रेट सीटिंग नहीं है तो 44th अमेंडमेंट से आया है, द राइट टू पब्लिश है हाउस के पास, ठीक है। तो वो किसी को मना भी कर सकता है, बट इसको रीइंस्टेट कर दिया गया है कि अब ट्रू प्रोसीडिंग ये किया जा सकता है 361 ए के द्वारा, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद क्या आया, राइट टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स, इट कैन प्रोसीडिंग से हटा सकता है, सीक्रेट सीटिंग्स अगर हो रहा है तो होल्ड सीक्रेट सीटिंग कर सकता है। राइट टू पनिश भी है कि अगर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है या कंटेम्प्ट ऑफ हाउस है तो ये कर सकता है, ठीक है। सीता सोरेन वाले केस में क्या हुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, क्या हुआ कि जो पीवी नरसिम्हा राव वाला जो केस था, जो बोला कि एमपी ब्राइब लेके एक सर्टेन तरीके से काम किया, ओके, तो बहुत समय तक हो रहा था कि कैसे भी किया, क्योंकि अब तो उनके अंदर तो तुम्हारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, यू हैव लाइक फ्रीडम फॉर अरेस्ट, तो आप पैसे वैसे लेके अंदर कुछ भी कर सक रहे हैं, ठीक है। तो उसको इम्यूनिटी मिला हुआ 105 के तहत। तो ये पीवी नरसिम्हा राव वाला जजमेंट था, उसको ओवरटर्न किया सीता सोरेन वाला केस में। इसमें बोल रहा है कि जो एमपी और एमएलए है, दे डू नॉट enjoy द कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फॉर टेकिंग बाय ब्राइब्स। तो उसको जो इम्यूनिटी मिला है वो सिविल इम्यूनिटी मिला है, ठीक है। तो अगर आप ब्राइबरी लेते हैं, दैट इज ए क्रिमिनल एक्ट completed the moment the bribe is accepted, it has no functional relationship to the essential duty of the legislature, इसलिए वो एसोसिएटेड नहीं है अंडर आर्टिकल 105 या 194, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग कैसे इवॉल्व हुआ, पीवी नरसिम्हा राव वाला जजमेंट को ओवरटर्न करके जो आपका 7 जज बेंच का सीता सोरेन वाला बेंच है कि बोला कि भाई ये दे डू नॉट एंजॉय एनी काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी, ठीक है। थर्ड शेड्यूल में किसका किसका ओथ है, ये बार बार पूछा जाता है। तो देखिए यूनियन मिनिस्टर्स का ओथ है, ठीक है। कैंडिडेट्स फॉर द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, ठीक है। जो कैंडिडेट है, पहला कैंडिडेट जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के सामने ओथ लेगा, वो ओथ भी आपका थर्ड शेड्यूल में लिखा हुआ है, दूसरा चीज। तीसरा जो इलेक्ट हो जाएगा एमपी, उसका ओथ लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का जज लिखा हुआ है। कैग का ओथ लिखा हुआ है, ठीक है। स्टेट मिनिस्टर का ओथ लिखा हुआ है। जो कैंडिडेट है स्टेट लेजिस्लेचर है उसका, और उसका इलेक्टेड मेंबर और जज का, मतलब एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी, और बस एक्स्ट्रा में कैग है, ठीक है। प्रेसिडेंट का ओथ नहीं है, प्रेसिडेंट का ओथ डायरेक्टली आर्टिकल 60 में लिखा हुआ है फॉर डिफेंड एंड प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन। वाइस प्रेसिडेंट का भी इसी में लिखा हुआ आर्टिकल 69, और गवर्नर का भी इसमें लिखा हुआ है आपका, ठीक है। तो दो ओथ लेता है लोग, एक ओथ ऑफ ऑफिस लेता है, एक ओथ ऑफ सिक्रेसी लेता है, ठीक है। जो एमपी और जज है वो ओथ ऑफ सिक्रेसी नहीं लेता है, मिनिस्टर सिर्फ लेता है ओथ ऑफ ऑफिस और ओथ ऑफ सिक्रेसी। बाकी जो जज और ये है वो आपका ओथ ऑफ सिक्रेसी नहीं लेता है, ठीक है। ये याद रखिए, नुआंस पॉइंट है, ये सब बहुत डीप डीप जा रहा है, ठीक है। जैसे अगर हम बोला अपहोल्ड द सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के ओथ में नहीं था, ये 16th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से एक्ट हुआ है, ठीक है। आई विल अपहोल्ड द सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट और गवर्नर का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड प्रिटेंड
सब में है ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ गवर्नर और प्रेसिडेंट में क्या है, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या बोल रहा है, कैन ए पुलिस ऑफिसर अरेस्ट ए सिटिंग एमपी इनसाइड द लोकसभा फॉर द मर्डर विदाउट स्पीकर परमिशन? नहीं। कैन ए पुलिस ऑफिसर अरेस्ट ए सिटिंग एमपी ड्यूरिंग ऑनगोइंग सेशन? यस। एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर टेक ए ओथ अंडर द थर्ड शेड्यूल? नहीं। सबसे पहले समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशंस। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन 102 191 में लिखा हुआ है। 102 लिखा हुआ है एमपी के लिए, 191 लिखा हुआ है आपका एमएलए के लिए। तो क्या है, पहला कि अगर आप कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है, ठीक है, अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी डिफाइंड नहीं है, या आप अनसाउंड माइंड के हैं, या आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हैं, ठीक है, इफ़ दे आर बैंकरप्ट एंड हैव नॉट बीन डिस्चार्ज बाय कोर्ट, या आप सिटीजनशिप कहीं और देश का ले लिए हैं, वॉलंटरली एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट, या आप किसी भी पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा आरपीए के द्वारा लीड किया जा रहा है, तो उसके द्वारा डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। ठीक है, अब बोल दिया कि चलो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में स्टेटूटरी लॉ है, तो आप स्टेटूटरी डिस्क्वालिफिकेशन कैसे है? तो पहला है कि भाई क्रिमिनल कन्विक्शन, कि अगर किसी लेजिस्लेचर को आप किसी भी ऑफेंस के लिए आपको 2 साल से ज़्यादा का सज़ा मिल गया है, तो आप डिस्क्वालिफाइड हैं। मतलब द डिस्क्वालिफिकेशन कंटिन्यूड फॉर द पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्लस 6 साल आफ्टर द रिलीज। मतलब जब तक 5 साल का सजा, तो 5 साल प्लस 6 साल, 11 साल का है। अगर आप किसी भी इलेक्टोरल ऑफेंस है तो भी आप जाइएगा। ठीक है, ये आप अगर उसका सज़ा 2 साल से कम भी है, तब भी अगर आप इनमिटी बढ़ाए हैं, ग्रुप के बीच में ब्राइबरी किए हैं, इलेक्शन में गड़बड़ किए हैं, इलेक्टोरल ऑफेंस में भी आप जाइएगा अंदर। करप्ट प्रैक्टिस किए हैं इलेक्शन प्रोसेस में, तो भी जाइएगा। फेलिंग टू लॉज एन अकाउंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंस, गलत तरीके से एक्सपेंस आप ये किए हैं, तो भी जाइएगा। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, या सप्लाई ऑफ गुड्स, एग्जीक्यूशन ऑफ सर्विसेज फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है, तो भी आप जाइएगा। या आप करप्शन के केस में गवर्नमेंट सर्विस से हटे हैं, डिसलॉयल्टी की हैं स्टेट के साथ, तो भी जाइएगा। ठीक है, करप्शन के लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, तो गलत एक्सपेंस भरे इलेक्शन का, करप्ट प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है, ये सब। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। सो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 1985, पार्टी होपिंग को डिस्क्वालीफाई किया, 10 शेड्यूल हुआ है 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। तो अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को वॉलेंटरली गिव अप कर देते हैं, आप चुनाव किसी और पार्टी से लड़े, जीते और फिर पार्टी छोड़ दिए, पहला। दूसरा, विप जारी हो गया है, आप उसको डिफाई कर दिए हैं, चल गया। क्या है, अनलेस दे टुक प्रायर परमिशन और वेयर कंडोन्ड बाय द पार्टी विद इन 15 डेज। ऐसे नहीं है, अगर आप 15 दिन में अगर पार्टी माफ़ कर दें तो भी चल जाएगा काम। ठीक है, अगर आप इंडिपेंडेंट मेंबर हैं या नॉमिनेटेड मेंबर, अगर इंडिपेंडेंट मेंबर है, अगर आप फिर पार्टी ज्वाइन करते हैं तो चलिए, और नॉमिनेटेड मेंबर हैं तो 6 महीना आपको दिया जाएगा, अगर उसके बाद तो आप चल जाइएगा। ठीक है, तो अब कौन किसको क्या करता है? अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड है आपका डिस्क्वालिफिकेशन का, तो प्रेसिडेंट या गवर्नर ही आपको हटाएगा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का एडवाइस बाइंडिंग है। ठीक है, पहला चीज, अगर 102 के तहत आप जा रहे हैं। दूसरा, अगर स्टेटूटरी प्रोविजंस के तहत आपको हटाया जा रहा है, तो भी आपको प्रेसिडेंट और गवर्नर हटाएगा। पर अगर आपको डिफेक्शन के तहत हटाया जा रहा है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हटाएगा। ठीक है, तो द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स डिफेक्शन और नो। तो लिली थॉमस का केस को याद रख लीजिए। लिली थॉमस का केस ही बेसिकली वो केस था जिसमें जो आरपीए का सेक्शन 84 था, कि जिसमें कन्विक्टेड एमपी को 3 मंथ का विंडो मिलता था टू अपील टू हायर कोर्ट। इफ दे अपील, तो जो उनका डिस्क्वालिफिकेशन होता था, सस्पेंड हो जाता था। सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्रक डाउन किया कि अगर आपको 2 ईयर कन्विक्शन मिल गया किसी भी कोर्ट से, आप अपील कीजिए, जो कीजिए, आपका जो ये है, आप इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। ठीक है, हाँ, नहीं नहीं, ये वाला सीन था, सॉरी। लिली थॉमस वाला केस में क्या होता कि उसमें था कि आपको 3 महीना का विंडो दिया जाएगा कि आपको, चलिए हम कन्विक्ट कर दिए हैं, पर अगर अपील किए और हायर कोर्ट में अगर फंसा केस, तो आप ये हो जाएगा। बट मान लीजिए
तो इसमें ऐसा नहीं हुआ ना, तो इसमें हुआ कि अगर हम कन्विक्ट हो गए तो हमको इमीडिएटली हटना होगा, फिर हम हायर कोर्ट में अपील करेंगे, अगर वो सस्पेंड करेगा तब जाके रुकेगा। दूसरा है लोक प्रहरी केस। लोक प्रहरी केस में क्या बोल रहा है, इवन इफ ए हायर कोर्ट स्टेज द कन्विक्शन, if an appellate court explicitly stays the conviction, the disqualification is lifted and the membership is restored। ये लोक प्रहरी का केस में यही आया था, ठीक है। फिर इसके बाद कियोटो होलोहान के केस में स्पीकर का इम्पार्शलिटी का बात होगा कि भैया जो डिफेक्शन वाले केस में है वो जुडिशियल रिव्यू के तहत है। स्पीकर जो है इनहेरेंटली बायस है रूलिंग पार्टी की तरफ। देयर इज अ ग्रोइंग कंसेंसस बैक्ड बाय इलेक्शन कमीशन एंड सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन कि जो पावर है हटा देना चाहिए स्पीकर के हाथ से, ठीक है, कोई परमानेंट ट्रिब्यूनल को दे देना चाहिए, ठीक है। पार्लियामेंट का वर्किंग आवर स्टार्ट होता है 11 बजे से, ठीक है। 11 से 12 क्वेश्चन आवर है, 12 से 1 आपका जीरो आवर है, ठीक है। पहले क्वेश्चन आवर फिर जीरो आवर। तो पहला फर्स्ट आवर जो है इसमें क्या होगा कि मेंबर आस्क करेगा क्वेश्चन और मिनिस्टर आंसर देगा, ठीक है। 12 से 1 में जीरो आवर है, क्वेश्चन आवर के बाद स्टार्ट होगा एंड दी अंटिल एंड लास्ट अंटिल दी रेगुलर एजेंडा ऑफ द हाउस बिगिंस, ठीक है। तो जीरो आवर में जो अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस का है जिसको बिना नोटिस के डालना है दैट इज अंडर द जीरो आवर, ठीक है। रेगुलर एजेंडा स्टार्ट होगा 1 बजे से, ये चलता है लगभग आपका 5 बजे तक चलता है शायद इन लोग का हाउस, ठीक है। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर में आपको मिनिस्टर ड्यूरिंग दिस आवर members submit the question in advance to extract information। चार डिस्टिंक्ट टाइप का क्वेश्चन है। पहला स्टार्ट क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन हो गया इंट्रोडक्शन, मतलब इसमें आपको ओरल आंसर देना पड़ेगा, मिनिस्टर फ्लोर पे ओरल आंसर देगा, ठीक है। बिकॉज द आंसर तुरंत लाइव दिया जा रहा है तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट थिंग ग्रीन पेपर में। दूसरा अनस्टार्ट क्वेश्चन, अगर डेटा गैदरिंग करना है तो रिटर्न आंसर चाहिए, तो मिनिस्टर रिपोर्ट या डेटा दे देगा टेबल पे, ठीक है। तो इसमें रिटर्न है तो इसमें आपको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको कोई स्टेटिस्टिकल या फैक्चुअल डेटा चाहिए ये आप अनस्टार्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देयर आर सम शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन हुआ कि जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चन ही है, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन में 15 दिन पहले का नोटिस देना पड़ता है स्टार्ट या अनस्टार्ट में, और शॉर्ट नोटिस आपको लेस देन 10 दिन में देना होगा, ठीक है। तो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन का आंसर भी ओरली दिया जाएगा और सप्लीमेंट्री भी अलाउ रहेगा, ठीक है। और प्राइवेट मेंबर क्वेश्चन जनरली मिनिस्टर से आस्क किया जाता है, पर हाउएवर ए क्वेश्चन कैन बी एड्रेस टू प्राइवेट मेंबर आल्सो, ठीक है, इफ द सब्जेक्ट मैटर रिलेट्स टू बिल रेजोल्यूशन और कमिटीज फॉर विच स्पेसिफिक मेंबर इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। प्राइवेट मेंबर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी याद रखिए, ऐसा नहीं है कि केवल मिनिस्टर से ही। क्वेश्चन यूजुअली आस्क्ड टू हाउएवर ए क्वेश्चन कैन बी एड्रेस्ड टू ए प्राइवेट मेंबर, ठीक है। जीरो आवर इंडिया का इनोवेशन है, तो 1962 से इंडिया में है, तो क्वेश्चन आवर तो सबको पता है, बिजनेस आवर सबको पता है, ठीक है। जीरो आवर में क्या होता है, जीरो आवर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एमपीज को अगर कोई बहुत अर्जेंट इशू है, 10 दिन 15 दिन का नोटिस देने का टाइम नहीं है, वो पूछने के लिए आपका जीरो आवर है, ठीक है, इंडियन इनोवेशन है। हाफ एन आवर डिस्कशन क्या होता है, हाफ एन आवर डिस्कशन है फॉर कोई पब्लिक इंपोर्टेंस का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके बारे में लॉट ऑफ डिबेट हो रहा है, फर्दर इसमें ही चाहिए, तो हाफ एन आवर डिस्कशन होगा, एक सप्ताह में 3 बार होता है, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस है तो स्पीकर लॉट्स 2 डेज इन ए वीक फॉर सच डिस्कशन, 2 घंटा का डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन 2 घंटा का होता है, ठीक है। तो सप्ताह में 2 दिन लगाता है और 3 दिन ये होता है, हाफ एन आवर डिस्कशन होता है। जीरो आवर जो है पार्लियामेंट्री डिवाइस है, इंडिया इनोवेशन है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपका अनस्टार्ट क्वेश्चन में रहेगा, ठीक है। स्टार्ट क्वेश्चन में रहेगा, स्टार्ट क्वेश्चन में रहेगा, अनस्टार्ट क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री नहीं रहेगा, ठीक है। स्टार्ट मतलब आप ओरली रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। और प्राइवेट मेंबर में क्या है, ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर क्वेश्चन कैन ओनली बी एड्रेस टू द मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइवेट मेंबर को भी एड्रेस किया जा सकता है, ठीक है। रिसेंट ईयर में डाटा क्या शो कर रहा है कि द टाइम स्पेंट ऑन द क्वेश्चन आवर उसमें डिक्लाइन आ रहा है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन आवर जीरो आवर,
मतलब फ्रीक्वेंट डिसरप्शंस, वॉकआउट, एडजर्नमेंट, ये क्या हो रहा है, उस क्वेश्चन आवर को खा जा रहा है। तो एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी ये हो रहा है कि एज मिनिस्टर क्या हो रहा है, फेस टफ अनस्क्रिप्टेड जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन फ्लोर पे पूछा जाना था, वो सब ये लोग बाईपास कर दे रहा है। ठीक है। क्वेश्चन आवर का सस्पेंशन, पहले तो ये हो गया। कोविड-19 पैंडेमिक में गवर्नमेंट क्या किया था, क्वेश्चन आवर को सस्पेंड कर लिया था मॉनसून सेशन में। ये मासिव क्रिटिसिज्म अपनाया था। ठीक है। मोशन के बारे में समझें तो 3 अकाउंटेबिलिटी मोशन है लोकसभा में। ठीक है, जो कि लोकसभा में आ सकता है ओनली। पहला है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन आप मूव कर सकते हैं अगेंस्ट द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है। यू डू नॉट नीड टू स्टेट द रीजन फॉर द लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए, बस आपको 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए लाने के लिए। ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना होगा अगर फेल हो गया तो, पहला। दूसरा है सेंसर मोशन। सेंसर मोशन आप इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ भी ला सकते हैं या इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी ला सकते हैं। ठीक है। रीजन आपको बताना होगा कि आप सेंसर मोशन किसी पॉलिसी के खिलाफ ला रहे हैं, किसी के खिलाफ ला रहे हैं। ठीक है। तो इसमें आपको कोई न्यूमेरिकल सपोर्ट नहीं चाहिए, स्पीकर आपको परमिशन देगा। ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन नहीं करना होगा, बट फेस लॉस फेस करना होगा। एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन कोई पर्सन को टारगेट नहीं है, बट गवर्नमेंट के लिए है कि भैया कोई अर्जेंट इशू है देख लो। ठीक है। तो इसका भी कोई रीज़न होना चाहिए, अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस का रीज़न होना चाहिए। इसमें 50 एमपी का इसमें भी सपोर्ट चाहिए आपको। एलिमेंट ऑफ सेंसर बट द गवर्नमेंट डज नॉट नेसेसरली रिजाइन। ठीक है। ये आपका लोकसभा में ही, तो एडजर्नमेंट मोशन, सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में है। और क्लोजर मोशन जो डिबेट में है, हर जगह रहता है। तो सिंपल क्लोजर मोशन है कि मैटर हैव बीन सफिशिएंटली डिस्कस्ड, नाउ पुट टू वोट, तो ये क्लोजर मोशन है। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स क्या है कि बिल जो लॉन्ग बिल है तो उसको कंपार्टमेंट में पास ग्रुप कर दिया जाएगा, हर एक कंपार्टमेंट पे डिबेट होगा और सबको एक एक करके वोट दिया जाएगा। ठीक है। कंगारू क्लोजर क्या होता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉजेज है उसको ही डिबेट किया जाएगा, वोट किया जाएगा, लेस इंपॉर्टेंट क्लॉज को स्किप कर दिया जाएगा। ठीक है। बुलेटिन क्लोजर क्या होता है, बजट के दौरान जो रन टाइम आउट हो जाता है तो स्पीकर क्या करेगा, सारे अनडिस्कस्ड क्लॉजेस को वोट कर देगा डायरेक्टली, डिबेट को गिलिटिन हो जाएगा। ठीक है। हाँ। अब इसके बाद अटेंशन मोशन है कि अगर कोई मेंबर अटेंशन के लिए चाहता है कि मिनिस्टर का फॉर अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, तो अटेंशन मोशन आएगा। ये भी इंडियन इनोवेशन है, जीरो आवर की तरह अटेंशन मोशन कि जीरो आवर जैसे नहीं लिखा हुआ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर बुक में, इसमें ये लिखा हुआ है आपका अटेंशन मोशन। प्रिविलेज मोशन क्या है, ये कोई मेंबर हु व्हेन दे फील ए मिनिस्टर हैज कमिटेड ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, तो प्रिविलेज मोशन आता है। ठीक है। ऑफ हाउस बाय विथहोल्डिंग द फैक्ट्स और गिविंग रॉन्ग डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स, तो प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा। तो प्रिविलेज मोशन कब आता है, जब आपको लगे कि कोई मिनिस्टर गलत जानकारी दे दिया है। ठीक है। तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो गया ना हाउस का। मोशन ऑफ थैंक्स आता है आपका, पार्लियामेंट्री स्पेशल एड्रेस देगा प्रेसिडेंट 87 में, 87 के तहत। तो ये मोशन दोनों ही हाउस में पास होना चाहिए। अगर लोकसभा में डिफीट हुआ तो गवर्नमेंट का डिफीट है। ठीक है। लोकसभा में डिफीट हुआ तो उसके बाद आपका सब्सटैंटिव मोशन, सब्स्टिट्यूट मोशन और सब्सिडियरी मोशन। सब्सटैंटिव मोशन होता है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट प्रोपोजल डीलिंग मोशन है कि जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैटर का बात हो रहा है, तो दैट इज ए सब्सटैंटिव मोशन। सब्स्टिट्यूट मोशन है कि ओरिजिनल मोशन का अल्टरनेटिव अगर है तो दैट इज ए सब्स्टिट्यूट मोशन। एंड दिस सब्सिडियरी मोशन हो गया कि जो ये मोशन दैट डिपेंड्स ऑन अनदर मोशन और अराइजेस फ्रॉम पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट और सब्सिडियरी में अंतर समझ गए ना। तो सब्स्टिट्यूट हो गया कि आप ओरिजिनल मोशन का अल्टरनेटिव प्रपोज कर रहे हैं। ठीक है। अगर अडॉप्ट हो गया तो पहला वाला हट जाएगा। सब्सिडियरी हो गया कि किसी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग पे आप दिए हैं। ठीक है। इसके बाद राज्यसभा का एडजर्नमेंट को समझिए। ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा कैन मूव एन एडजर्नमेंट मोशन। तो एडजर्नमेंट मोशन इसमें एलिमेंट ऑफ सेंसर है, तो राज्यसभा परमिटेड नहीं है एडजर्नमेंट मोशन यूज करने का। तो एडजर्नमेंट मोशन, सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये तीनों आपका लोकसभा के लिए ही है।
नो कॉन्फिडेंस आर्टिकल 75 में है नहीं, आर्टिकल 75 कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन रूल प्रोसीजर रूल्स में है, ठीक है। एडजर्नमेंट लिमिट क्या है कि एडजर्नमेंट मोशन का अब्यूज ना हो, तो इट कैन नॉट कवर मोर देन वन मैटर, इट कैन नॉट रिवाइव अ डिस्कशन ऑलरेडी हेल्ड इन सेम सेशन। और जो एडजर्नमेंट मोशन का डिबेट है मस्ट एटलीस्ट 2.5 घंटा का चलना चाहिए, ठीक है। कि एडजर्नमेंट मोशन इधर जैसे तैसे यूज ना करें, तो रूल है कि भैया आप 1 मीटर से ज़्यादा में एडजर्नमेंट मोशन नहीं अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर सेम सेशन में डिस्कशन हो गया है तो फिर से आप नहीं ला सकते हैं, तो ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन या एडजर्नमेंट मोशन ये ओपोजिशन का टूल है टू डिस्टर्ब द गवर्नमेंट एंड सेट एजेंडा एंड फोर्स देम टू एड्रेस नेशनल क्राइसिस, ठीक है। द ऑप्टिक्स ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो नो कॉन्फिडेंस में क्या है कि ओपोजिशन अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाता है, इवन द गवर्नमेंट हैज़ द ब्रूट मेजोरिटी है, तो वो नहीं गिरेगा। वो टॉपल करने के लिए नहीं करता है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर को फोर्स करता है टू स्पीक ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ऑन ए स्पेसिफिक इशू, ठीक है। बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज ओब्लाइज टू रिप्लाई टू नो कॉन्फिडेंस मोशन डिबेट। तो बिल्स को अगर समझें तो देयर इज एन ऑर्डिनरी बिल अंडर आर्टिकल 107 और 108, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, मिनिस्टर भी ला सकता है, प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है, ठीक है। कोई प्रायर रिकमेंडेशन का जरूरत नहीं है अनलेस आर्टिकल 3 वाला बिल ना हो, ठीक है। राज्यसभा के पास भी सेम पावर है, वो भी अमेंड कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है या 6 महीना तक पेंडिंग रख सकता है, ठीक है। ठीक है, कीप इट पेंडिंग फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। सो इफ हाउस एग्री डिसएग्री और द राज्यसभा सीट फॉर 6 मंथ्स, ठीक है, राज्यसभा अमेंड कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है या 6 महीना तक पेंडिंग कर सकता है। अगर लोकसभा पास किया और राज्यसभा 6 महीना तक पेंडिंग रखा तो डेडलॉक हो गया, तब ज्वाइंट सीटिंग का समाधान है आर्टिकल 108 के तहत, जो स्पीकर प्रिसाइड करेगा, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट असेंट दे देता है, प्रेसिडेंट असेंट दे सकता है, विथहोल्ड कर सकता है असेंट, विथहोल्ड किया तो एब्सोल्यूट वीटो, और रिटर्न किया तो सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो भी है, ठीक है। मनी बिल हो गया 108 और 107 में ऑर्डिनरी बिल है, फिर मनी बिल आ जाएगा 110 में। मनी बिल के लिए आप समझिए कुछ कुछ चीज़ है मनी बिल में। मनी बिल में अगर आप इम्पोजिशन एबोलिशन टैक्स कर रहे हैं, अगर यूनियन कोई मनी ले रहा है या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से संबंधित कुछ चीज़ है, तो आपका मनी बिल है, ठीक है। स्पीकर बताएगा कि भाई मनी बिल है कि नहीं है। पहला, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में पास होगा, सिर्फ मिनिस्टर के द्वारा लाएगा, ठीक है। कैन नॉट बी ए प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है। तो मनी बिल केवल मिनिस्टर के द्वारा ही पेश होगा, कोई प्राइवेट मेंबर मनी बिल लेके नहीं आ सकता है, ठीक है। पहला चीज़। दूसरा चीज़, अब मनी बिल है तो उसके पास प्रायर रिकमेंडेशन होना चाहिए प्रेसिडेंट का, ठीक है। राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है, अमेंड भी नहीं कर सकता है, रिजेक्ट भी नहीं कर सकता है, सिर्फ 14 दिन तक रोक सकता है, ठीक है। इसके बाद डेडलॉक रिजोल्यूशन के लिए कोई मनी बिल पे जॉइंट सीटिंग वीटिंग का बात नहीं है, लोकसभा सुप्रीम है। प्रेसिडेंट को भी या तो विथहोल्ड करो एसेंट या तो दो, सस्पेंसिव वीटो इसमें नहीं दिया है, ठीक है, क्योंकि आप प्रायर रिकमेंडेशन आपसे ले लिए हैं, तो मनी बिल डन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग के पास है फाइनेंशियल बिल 1। तो जो फाइनेंशियल बिल 1 है उसका क्या है, तो इसी में दो कैटेगरी है। तो फाइनेंशियल बिल का अगर आप बेसिक समझिए, हर एक बिल फाइनेंशियल बिल है, पर हर एक फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं है। क्या है मतलब, फाइनेंशियल बिल जो है वो डील तो करता है मनी फिजिकल मैटर से, ठीक है, बट दे आर नॉट अंडर द डेफिनेशन, स्ट्रिक्ट डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 110, ठीक है। पहला 117 एक में कौन आएगा, जो कि आर्टिकल 110 के मैटर में होगा, जैसे कि टैक्सेशन और आपका ऊपर नीचे करना, ठीक है, प्लस कोई अदर लेजिस्लेटिव मैटर होगा, दैट इज आर्टिकल 117(1), ठीक है। तो इट एक्ट्स लाइक ए मनी बिल, इट ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा और प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन, ठीक है। वंस इंट्रोड्यूस इट एक्ट्स लाइक ए ऑर्डिनरी बिल। तो स्किज़ोफ्रेनिक जर्नी है इसका, कि भैया आएगा तो ये बंदा मनी बिल बन के, पर भूल जाएगा क्या मनी बिल है। मतलब एक बार जब वो पेश हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया, फिर वो ऑर्डिनरी बिल बन जाएगा, ठीक है। राज्यसभा के पास पूरा पावर है कि उसको अमेंड करे, रिजेक्ट करे, जो करना करे। जॉइंट सीटिंग भी हो सकता है,
और प्रेसिडेंट रिटर्न कर सकता है रिकंसिडरेशन के लिए, ठीक है, मनी बिल को। फाइनेंशियल बिल 2 जो है, इसमें है पहला चीज कि इसमें एक्सपेंडिचर तो हो सकता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, बट कोई टैक्सेशन वाला प्रिंसिपल इन्वॉल्व नहीं है जो कि आर्टिकल 110 में था, ठीक है। मतलब आर्टिकल 110 प्लस कोई जनरल लेजिस्लेटिव मैटर है तो फाइनेंशियल कैटेगरी 1, बस सिर्फ एक्सपेंडिचर का बात हो रहा है कुछ कुछ, और कोई टैक्सेशन वाला बात नहीं है, तो फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2 है, तो आर्टिकल 117 3, ठीक है। तो ऑर्डिनरी बिल की तरह ही काम करेगा, ठीक है। ये सब तरीके से फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2 आपका ऑर्डिनरी बिल ही है, ठीक है। और प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन भी नहीं चाहिए, इट मस्ट गेट द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन बिफोर इट पास्ड बाय अदर हाउस, ठीक है। मतलब फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2 में क्या है, लैंड होने के लिए वहां तो इंट्रोड्यूस होने के लिए भी रिकमेंडेशन चाहिए, इसको पास होने के लिए रिकमेंडेशन चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 368 लास्ट वाला है, ये कोई भी हाउस में आ सकता है, प्राइवेट मेंबर भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी ला सकता है, ये भी ध्यान देने वाला बात है, ठीक है। जो मनी बिल है वो केवल मिनिस्टर ला सकता है, बाकी सब कोई भी ला सकता है, ठीक है। प्रायर रिकमेंडेशन, नो प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। फेडरल है तो हाफ स्टेट का भी चाहिए, एब्सोल्यूट इक्वालिटी है, जॉइंट सीटिंग नहीं होगा, प्रेसिडेंट को असेंट देना ही होगा, ठीक है। तो आधार एक्ट को समझिए, तो गवर्नमेंट आधार बिल को ले आया मनी बिल के रूप में, तो अपोजिशन इसको बोला कि भाई ये बाईपास करने का तरीका है राज्यसभा को, क्योंकि गवर्नमेंट मेजोरिटी लैग कर रहा है। फुट्टा स्वामी जजमेंट में बोला कि सुप्रीम कोर्ट बोला कि स्पीकर का सर्टिफिकेशन आधार एज ए मनी बिल उसको अपहेल्ड कर दिया, ठीक है। सब्सिडी जो फ्लो हो रहा था वो कंसोलिडेटेड फंड से फ्लो हो रहा था, ठीक है। However, a dissenting judge, D.Y. Chanchud, who later becomes CJI, there is a fraud on constitution. Speaker certification under 110 is not completely immune from judiciary review. It is a colorable exercise of power. ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद समझते हैं हम लोग बजट को। बजट कहीं नहीं लिखा हुआ है, 110 में जैसे मनी बिल है, 117 में फाइनेंशियल बिल है, 112 में आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो 3 तरह का अकाउंट है इंडिया यूनियन के पास। एक है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266 में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसमें सारा रेवेन्यू जो रिसीव होगा टैक्स से, जो भी लोन रेज होगा, जो भी मनी रिपेमेंट जो भी आया इधर उधर से, सब पैसा इसमें आएगा, ठीक है। इसमें पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट्री लॉ चाहिए, 1 रुपया भी नहीं निकलेगा विदाउट अप्रोप्रिएशन एक्ट, ठीक है। पहला है आर्टिकल 266। आर्टिकल 266 से ही बना है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में वो मनी है जो कि गवर्नमेंट द्वारा हेल्ड किया जा रहा है एज ए ट्रस्ट और एज ए बैंकर कैपेसिटी। प्रोविडेंट फंड, स्मॉल सेविंग्स, जुडिशियल डिपॉजिट, सब तुम्हारा आर्टिकल 266 में है, ठीक है। इसमें एग्जीक्यूटिव एक्शन है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए, क्योंकि पीपल का है, पब्लिक का पैसा है, जनता का नहीं है, गवर्नमेंट का नहीं है, ठीक है। फिर है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 267 में है, तो आर्टिकल 266 267 करेंटली इसमें 30,000 करोड़ रुपया है जो अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर के लिए है, ठीक है। और ये निकलता है, देखो पहला वाला निकल रहा था पार्लियामेंट्री ऑर्डर से, दूसरा वाला निकल रहा था एग्जीक्यूटिव एक्शन से, तीसरा वाला निकल रहा था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्रेटरी के ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट इसको खर्चा करता है, तो फाइनेंस सेक्रेटरी यहाँ पे आ जाएगा। तो पार्लियामेंट अप्रूवल इज टेकन आफ्टर द मनी इज स्पेंट टू रिप्लेनिश द फंड। फंड को अगर फिर से रिप्लेनिश करना है उस समय पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए, नहीं तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हो जाएगा, ठीक है। पहला एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन सीएफआई, एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम सीएफआई, ये दो टर्म है। तो एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन सीएफआई है, ये नॉन नेगोशिएबल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। सैलरी प्रेसिडेंट का, सुप्रीम कोर्ट का जज का, कैग का, यूपीएससी चेयरमैन का, और जो भी डेब्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो वो कंसोलिडेटेड फंड पे चार्ज होता है एक्सपेंडिचर पे, ठीक है। ये पार्लियामेंट में डिस्कस तो होगा पर इस पे वोट नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कोई भी जो नॉर्मल बजट है उस पे ये डिमांड ऑफ ग्रांट के रूप में सबमिट होता है और उस पर वोट होता है, तब तुम एक्सपेंडिचर मेड कर सकते हो फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये हो गया। तो 6 स्टेज क्या है इनेक्टमेंट का, सबसे पहले बिल प्रेजेंट होगा, उसके बाद जनरल डिस्कशन होगा, ठीक है। अभी वोटिंग नहीं होगा, जनरल डिस्कशन होगा,
उसके बाद स्क्रूटनी होगा डिपार्टमेंटल कमिटी का, ठीक है। उसके बाद वोटिंग होगा डिमांड फॉर ग्रांट के लिए, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं कि बिना डिमांड ऑफ ग्रांट का आप एक्सपेंडिचर मेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। राज्यसभा के पास पावर नहीं है वोट करने का डिमांड फॉर ग्रांट का, ये चीज़ है। यहीं पे कट मोशन इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, जहाँ पे डिमांड फॉर ग्रांट पे वोट होता है, ठीक है। उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा, डिमांड फॉर ग्रांट वोटेड हो गया तो ये एक बिल में बनेगा, और वो बिल वही बिल होगा, अप्रोप्रिएशन बिल जो कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल बिल पास होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि बजट में दो चीज़ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका अप्रोप्रिएशन बिल भी है जो 114 के तहत है, और फाइनेंशियल बिल भी है जो कि 112 में तो बजट है, 113, ठीक है। मस्ट बी पास्ड विद इन 75 डेज, ठीक है। मस्ट बी पास्ड विद इन 75 डेज, ठीक है। तो ऑपोजिशन स्कैल्पेल कट मोशंस during stage 4 voting on demand for grants, MP can move cut motions to reduce the amount demanded by the government. It is a tool to expose government inefficiency or register a protest. कट मोशन सब ला सकता है। पहला है पॉलिसी कट मोशन। पॉलिसी कट मोशन क्या होता है कि पॉलिसी कट मोशन मतलब कि जिस पॉलिसी के लिए आप पैसा मांग रहे हैं उसको डिसअप्रूव कर रहे हैं, अमाउंट को 1 रुपया से घटा देंगे, ठीक है। पॉलिसी कट मोशन। दूसरा है इकोनॉमिक कट मोशन। इकोनॉमिक कट मोशन आया जाता है कि बोला जाता है कि जब जो आप प्रपोज किए हैं एक्सपेंडिचर वो बहुत ज़्यादा कर दिए हैं, अननेसेसरली हाई है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा घटाया जाएगा, 1000 करोड़ घटा देंगे ऐसे करके। टोकन कट मोशन होता है कि स्पेसिफिक ग्रीवेंस है विद इन द स्पेयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसमें 100 रुपया घटाएंगे, ठीक है। अगर कट मोशन पास हो गया लोकसभा में तो समझिए भैया नो कॉन्फिडेंस मोशन है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना होगा, ठीक है। तो कट मोशन के लिए आपको समझ लीजिए, जो आपका पॉलिसी कट है 1 रुपया से होगा, जो आपका इकोनॉमिक कट है वो 1000 करोड़ से होगा, टोकन कट है 100 रुपया से होगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रीवांस के लिए, ठीक है। इमरजेंसी 1 महीना लग जाता है। तो पहला है वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट क्या है, जो 1/6 है आपका, ठीक है। तो जो 2 महीना जब बजट पास हो रहा होगा, ठीक है, अप्रैल और मई में, तो उस समय तक मशीनरी चलाने के लिए, मार्च और आपका अप्रैल चलाने के लिए वोट ऑन अकाउंट है, ठीक है। पहले से एडवांस मनी दे दिया जाता है 1/6 ऑफ द टोटल एस्टिमेशन टू द गवर्नमेंट टू कीप द मशीनरी रनिंग फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। फिर सप्लीमेंट्री ग्रांट है कि अगर किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए उस साल में वो अनसफिशिएंट रह गया तो उसको सप्लीमेंट्री ग्रांट दिया जाएगा। एक्सेस ग्रांट क्या है, कोई मनी ज़्यादा खर्चा हो जाए जितना उसमें ग्रांट किया गया था, इट मस्ट बी वोटेड ऑन बाय द लोकसभा आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर इज हैंडेड एंड इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पब्लिक अकाउंट कमिटी फर्स्ट, ठीक है। तो एक्सेस ग्रांट, अगर कोई ज़्यादा खर्चा कर दिया तो एक्सेस ग्रांट है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जितना बजट है वो इनसफिशिएंट है फॉर दिस करंट ईयर तो सप्लीमेंट्री ग्रांट लीजिएगा आप, ठीक है। और ठीक है, एडवांस में लोकसभा ग्रांट एंड एडवांस ऑफ मनी वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं उसको, 116 में, ठीक है। राज्यसभा कैन अमेंड दी अप्रोप्रिएशन, नहीं कर सकता है। टैक्स वर्सेस फी, तो ए बिल इज प्रपोज्ड ए न्यू फी फॉर द गवर्नमेंट सर्विस इज ए मनी बिल। तो 110 बोला जा रहा है इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स एक्सप्लिसिटली states that a bill dealing with imposition of fines, penalties, payment of fee और license is not a money bill, वो ordinary bill ही है, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है 110 में, ठीक है ना। तो फी वगैरह ये सब 110 में नहीं आएगा, ठीक है। ऑन द लास्ट डे सारा डिमांड फॉर ग्रांट एक साथ वोट हो जाएगा, ठीक है। 110 में क्या क्या लिखा हुआ है, टैक्सेशन से जुड़ा हुआ चीज़, आप बोरोइंग से जुड़ा हुआ चीज़, कोई कंसोलिडेटेड फंड या कंटीजेंसी फंड में फंड आगे पीछे पैसा निकाला बाहर कर रहे हैं आप, जो चार्ज है कंसोलिडेटेड फंड से, टैक्स या नॉन इंसिडेंटल चीज़ है, ये चीज़, ये सब है, और क्या है। तो बजट में आप समझिए क्या क्या चीज़ है, ठीक है। पहला है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट को समझिए 2003 का, ठीक है। तो
एक है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा आर्टिकल 112 में, ठीक है। तो इसमें क्या है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इसमें एस्टिमेटेड रिसिप्ट है और एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, पहला। दूसरा, रिवाइज्ड एस्टीमेट होगा फॉर द करंट ईयर और एक्चुअल फॉर द प्रीवियस ईयर। तो 3 डॉक्यूमेंट रिलीज होता है फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, फॉर द दिस ईयर फाइनेंशियल ईयर और द प्रीवियस ईयर का एक्चुअल डेटा, 3। इट कैटेगराइजेस मनी इनटू कंसोलिडेटेड, कंटिजेंसी एंड पब्लिक अकाउंट, ये पहला डॉक्यूमेंट 112 के तहत। दूसरा, डिमांड ऑफ ग्रांट 113, इसमें क्या होगा, जो भी एक्सपेंडिचर आपको मनाना है मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वो इन द फॉर्म ऑफ डिमांड होगा। वो सारा डिमांड ऑफ ग्रांट क्लब होगा। ये कौन चार्ज कैटेगरी में है, कौन वोटेड कैटेगरी में है, ये मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट सेग्रीगेट करेगा डिमांड फॉर ग्रांट में। और जो जो वोटेड अपॉन है, चार्ज मेड फ्रॉम, वो क्लब होगा, वो अप्रोप्रिएशन बिल बन जाएगा। पहला है फाइनेंस बिल, एक बनता है 110 के तहत आएगा, ठीक है। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिमांड फॉर ग्रांट, और फिर फाइनेंस बिल बनेगा। फाइनेंस बिल हो गया कि कोई टैक्सेशन प्रपोजल, कोई न्यू टैक्स, कोई पुराना टैक्स को हटाएंगे, तो वो फाइनेंस बिल के तहत आएगा, 110 के तहत आएगा, ठीक है। तो द दिस डॉक्यूमेंट्स आर नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एक्ट के तहत आया है, ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है, रिवाइज एस्टीमेट, अपकमिंग एस्टीमेट, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ये ये एफआरबीएम एक्ट के तहत मैंडेटेड है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटेड तो 3 चीज है, 112 जो आपका डिमांड फॉर ग्रांट है, आपका ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलिए, या आप इसका ये बोल दीजिए, एक और चीज जो पेश होता है उसके साथ, फाइनेंशियल बिल पास होता है जो। अब एफआरबीएम के तहत भी मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट पास होगा कि जो जीडीपी क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, डोमेस्टिक इकोनॉमी का स्टेबिलिटी क्या है, एक्सटर्नल सेक्टर का बैलेंस क्या है, ठीक है। मीडियम टर्म फिजिकल फिजिकल पॉलिसी का फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, ठीक है। अब मर्ज हो गया है, इसमें क्या है, 3 साल का रोलिंग टारगेट बताया जाएगा फॉर स्पेसिफिक फिजिकल इंडिकेटर्स, जैसे फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, टैक्स टू जीडीपी रेशियो, टोटल आउटस्टैंडिंग डेब्ट कितना है, ये सब बताया जाएगा। एफआरबीएम टारगेट्स आप ये कर रहे हैं कि नहीं। तो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट और मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी कम फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, ठीक है। तो बेसिकली एक्सपेंडिचर बजट है, जो डिमांड फॉर ग्रांट का जो भी डेटा आएगा वो एक्सपेंडिचर बजट में आएगा। जो रिसिप्ट बजट बनेगा, जो कि कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, वो एक एक्सपेंडिचर फोलियो बनेगा, बजट एट ग्लांस बनेगा एक। इकोनॉमिक सर्वे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डालते हैं, इट इज सेपरेट डॉक्यूमेंट, एक दिन बजट आने से पहले आता है, ठीक है। ये ना ही कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है, ना ही स्टैट्यूटरी मैंडेटेड है, ठीक है। अप्रोप्रिएशन बिल क्या है, इज वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स लेट डाउन ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, ठीक है। तो जो डिमांड फॉर ग्रांट जब डिस्कस हो जाता है और वोट हो जाता है, ठीक है, ठीक है, मतलब डिमांड फॉर ग्रांट डिस्कस होगा, वोट होगा, उसके बाद सबको क्लब किया जाएगा अंडर अप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है। तो 3 साल का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओनली डील विथ इमीडिएट, जो 3 ईयर रोलिंग टारगेट है वो मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी का है, ठीक है। तो इसमें सेग्रीगेट कर लो भाई, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमिटी, स्टैंडिंग कमिटी है जो परमानेंट नेचर का रहेगा, जो एडहॉक कमिटी है जो बनते रहेगा, ये वो करके। होली ट्रिनिटी है फाइनेंशियल कमिटी, 3 ठो है, ठीक है। ए मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ एनी ऑफ द कमिटी, एकदम समझ लीजिए, इफ मेंबर बिकम ए मिनिस्टर दे इमीडिएटली सीज टू बी ऑन द कमिटी, ठीक है। कमिटी में मिनिस्टर नहीं होगा, दिस इज द वेरी गोल्डन रूल, थंब रूल है, ठीक है। पहला है एस्टीमेट कमिटी। एस्टीमेट कमिटी का काम है कि टू एग्जामिन द एस्टीमेट इंक्लूडेड इन बजट एंड सजेस्ट इकोनॉमी, कैसे पैसा बचेगा पब्लिक एक्सपेंडिचर का। 30 मेंबर होता है, सबसे बड़ा कमिटी यही है, एस्टीमेट कमिटी ही सबसे बड़ा कमिटी है। ऑल 30 मेंबर्स आर फ्रॉम द लोकसभा, क्योंकि पैसा का बात हो रहा है ना, तो राज्यसभा का आदमी को जरूरत नहीं है, बेसिक समझो। जो चेयरमैन है वो स्पीकर के द्वारा चुनाया जाएगा, इनवेरिएबली फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, ठीक है। स्पीकर चुनेगा, ठीक है। 1 साल का इन लोग का टाइमलाइन होता है, ठीक है।
फर्स्ट थिंग। फिर दूसरा है पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करेगा, जो कैग ऑडिट रिपोर्ट लाएगा उसको ये लोग एग्जामिन करेगा। ये चेक करेगा कि जो मनी पार्लियामेंट ग्रांट किया है वो सही तरीके से हुआ है। इसमें 22 मेंबर होगा, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, ठीक है। ये भी स्पीकर इसका चेयरमैन अपॉइंट करेगा। तो चेयरमैन हमेशा अपोजिशन से होता है पैक का, एक एक मेंबर होगा। जैसे कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ये क्या करेगा, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का रिपोर्ट आएगा और अकाउंट का, और या क्या अगर किसी का करता होगा तो उसको ये लोग करेगा 15 और 7 का रेशियो से, ठीक है। हाँ, द चेयरमैन कैन ओनली बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन होगा वो लोकसभा का ही होगा, ठीक है। कैन ओनली बी द मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है, ये चीज़ है। 3 कमेटी हम लोग समझ गए फाइनेंशियल रिलेटेड, एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कमेटी, और आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी। एक में 30 होगा, दोनों में 22-22 मेंबर होगा, 15-7 का रेशियो में, ठीक है। और 24 डिपार्टमेंट रिलेटिंग स्टैंडिंग कमेटी है, ठीक है। इसका काम क्या है, जो स्पेसिफिक मिनिस्ट्री है उसका काम को ओवरसी करना, ठीक है। 16 जो है लोकसभा के अंदर काम कर रहा है, 8 जो है राज्यसभा के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। डीआरएससी में आपका लगभग 31 मेंबर होता है, 21 लोकसभा से उठाएगा, 10 राज्यसभा से उठाएगा, ठीक है। तो जॉइंट कमेटी है। तो किसी एक सिंगल मोस्ट कमेटी का आप बोलिएगा तो सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी में ही होता है 31, हाँ 21-10 का रेशियो में। और सबसे ज़्यादा ऐसे ही नहीं तो 30 एस्टीमेट कमेटी का होगा, ठीक है। तो डिपार्टमेंट रिलेटिंग स्टैंडिंग कमेटी का काम है कि डिमांड फॉर ग्रांट को कंसिडर करना और वोट होने से पहले, ठीक है। जब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये हो जाता है, डिमांड ऑफ ग्रांट वोट होने से पहले, जो 3-4 दिन का रिसेस होता है ना बजट सेशन में, उसमें ही ये लोग काम करता है, ठीक है। टू एग्जामिन द बिल्स पर्टेनिंग टू द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री, ठीक है। जो भी बिल उस कंसर्न मिनिस्ट्री का आया है उसको करेगा, एनुअल रिपोर्ट बनाएगा मिनिस्ट्री का, ठीक है। जस्ट लाइक द फाइनेंशियल कमेटी, मिनिस्टर यहाँ भी मेंबर नहीं होगा, ठीक है। मिनिस्टर ना ही डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी का भी मेंबर नहीं होगा, ठीक है। तो डिपार्टमेंट लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी करना या बजट प्रोसेस को देखना, ये सब इसका काम है, ठीक है। फिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी टाइम टेबल का काम है, ठीक है। लोकसभा का 15 मेंबर होगा, 15 मेंबर चेयर्ड बाय स्पीकर। राज्यसभा है 11 मेंबर चेयर्ड बाय चेयरमैन। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी दोनों का अलग अलग होगा, ठीक है। तो 15 लोकसभा में होगा, उसमें स्पीकर है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हेड, और इसमें राज्यसभा में चेयरमैन है, ठीक है। प्राइवेट मेंबर बिल का कमेटी है, ठीक है। ये क्या करेगा, इसका काम क्या है, क्या टाइम बताना बिल को, कि जो प्राइवेट मेंबर के द्वारा जो बिल आएगा उसको टाइम अलॉट कराना, ठीक है। ये प्राइवेट मेंबर बिल लोकसभा में है, इसको चेयर करता है डेप्यूटी स्पीकर। राज्यसभा में ये कमेटी नहीं है, ठीक है। तो लोकसभा में आ, आपका एक प्राइवेट मेंबर बिल कमेटी एक्स्ट्रा है, एक आपका वहाँ एस्टीमेट कमेटी एक्स्ट्रा है। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ही संभाल लेता है राज्यसभा में, ठीक है। देयर इज कमेटी ऑन प्रिविलेज। तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज वाला केस है, तो लोकसभा में 15 10, तो जहाँ लोकसभा में 15 होगा यहाँ 10 होगा, सिंपल समझो, ठीक है, अगर अलग अलग है तो। एस्टीमेट कमेटी कैन वोट टू रिड्यूस द डिमांड फॉर ग्रांट। तो एस्टीमेट कमेटी का ये काम नहीं है। एस्टीमेट कमेटी प्योरली एडवाइजरी है, दे कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन, दे कैन नॉट वीटो ऑन दी और एनी एक्सपेंडिचर, ठीक है। पैक क्या करेगा, मेरिट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। तो पैक जो है क्वेश्चन नहीं कर सकता पॉलिसी पे, वो बस क्वेश्चन कर सकता है कि जो पैसा खर्च हुआ वो रूल्स से खर्च हुआ कि नहीं, ठीक है। दे कैन नॉट क्वेश्चन द पॉलिसी, दे कैन चेक द मनी इज एलोकेटेड विद द पॉलिसी और नॉट, ठीक है। इलेक्शन मेथड देखना होगा। मेंबर्स ऑफ द पैक नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर, नहीं। तो जो 3 फाइनेंशियल कमेटी का मेंबर होता है, वो पार्लियामेंट के द्वारा इलेक्ट होता है बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो सब पार्टी को रिप्रेजेंटेशन मिले। तो आप पैक का बेसिक, ये जो तीनों फाइनेंशियल कमेटी है इसका जो मेंबर सब है, एस्टीमेट कमेटी, पैक में, या आपका
वो वाला जो है पब्लिक पीएसयू वाला, इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है, ठीक है। पैक और एस्टिमेट कमेटी का सबसे बड़ा दिक्कत है कि दोनों ही पोस्टमार्टम कर रहा है, ठीक है। दे एग्जामिन द एक्सपेंडिचर आफ्टर द मनी हैज ऑलरेडी स्पेंट, तो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी को नहीं धरेगा, पर एस्टिमेट कमेटी तो धरेगा। एस्टिमेट कमेटी क्या कर रहा है? तो टू एग्जामिन द एस्टिमेट्स इंक्लूडेड इन द बजट, ठीक है। तो क्या ये एस्टिमेट कमेटी टू सजेस्ट इकोनॉमी इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब कहाँ पैसा वैसा बचा सकते थे, तो पास्ट बिल को ही एनालाइज करता है क्या? एस्टीमेट कमेटी को पोस्टमार्टम इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये बजट को एग्जामिन करता है आफ्टर इट हैज बीन वोटेड बाय द पार्लियामेंट। इट्स फोकस इज ऑन करंट एंड फ्यूचर एस्टिमेट्स, ठीक है। इट एनालाइज हाउ गवर्नमेंट इंटेंड्स टू स्पेंड मनी टू सजेस्ट बेटर, ठीक है। यहाँ तक हो गया, पोस्टमार्टम हो गया। बाईपासिंग ट्रेंड कि डीआरएससी को 60% ऑफ बिल वेर सेंट टू कमिटीज, अब 20% हो गया है, ठीक है। Unlike the Flora House where MP are strictly bound by the party whip, committees meetings are held behind closed the door. This often allows MP to rise above partisan politics and evaluate bills technically objectively, ठीक है। चलो डन है जी।